प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर हैं और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग उनका स्वागत कर रहे हैं अपने घर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकास हर समस्या का समाधान है और सिंगापुर ने पूरी दुनिया में बहुत छोटे से वक्त में विकास की बेमिसाल गाथा लिखी है। जब यह देश आज़ाद हुआ था तब इसके पास शायद ही कोई ऐसी चीज थी जिससे यह देश अपनी गरीबी से छुटकारा पा सके। सिंगापुर के पास न तो खेती योग्य जमीन थी और न ही खनिज संपदा। ज्यादातर जनसंख्या भी झुग्गी बस्तियों में रहती थी सिंगापुर की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री से ये मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ दोनों देशों में क्या बात हुई, किस तरह से सिंगापुर ने ये अपनी विकास की गाथा लिखी, किस तरह से सिंगापुर के हर पांचवें घर में करोड़पति है, इसी को आज हम बता रहे हैं कि किस तरह से भारत सिंगापुर से सीख सकता है, किस तरह से भारत सिंगापुर के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हम भारत में सिंगापुर बनाना चाहते हैं। सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की यात्रा पर हैं। सिंगापुर दुनिया के छोटे देशों में शुमार है जो केवल 720 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी क्षेत्रफल में दिल्ली से भी लगभग आधा। लेकिन 57 लाख की आबादी वाले इस देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी $90,000 है, जो इसे विकसित देशों की कतार में खड़ा कर देती है। इंडिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल $1,974 है, यानी इंडिया की जीडीपी से 46 गुना ज्यादा है सिंगापुर की जीडीपी। तो आखिर सिंगापुर ने ऐसा क्या किया और इंडिया उससे क्या सीख सकता है, इस बारे में हमने बात कर रहे हैं और क्या क्या वजह रहे, क्या क्या कारण रहे। तो सबसे पहला जो कारण रहा सिंगापुर का, हर घर को, जो हर परिवार है उसको घर, सभी को। सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू जानते थे कि अगर सिंगापुर को दुनिया की बड़ी शक्तियों से मुकाबला करना है तो सबसे पहले वहां के लोगों को उनकी सबसे बड़ी बुनियादी चीज देनी होगी। यह बुनियादी चीज थी घर। इसके लिए हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित किया गया। हाउसिंग बोर्ड ने पूरे सिंगापुर को ऐसे वर्ल्ड क्लास मेट्रोपोलिस में बदल दिया जिससे सिंगापुर के लोगों को रहने योग्य प्लान्ड टाउनशिप मिल गई। इससे वे घर की चिंता से मुक्त होकर काम करने लगे। अब सबसे बड़ा काम था कि घर तो मिल गया है, अब घर के बाद लोगों को हर हाथ को काम देने की जरूरत थी। सिंगापुर 1965 में जब उसकी स्थापना हुई तब यह तय किया गया कि हर व्यक्ति को रोजगार देना है। इसके लिए वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित किया गया। बोर्ड ने वहां इंडस्ट्री और बिजनेस को इस तरह बिल्डअप किया कि वहां न केवल लोकल लोगों को रोजगार मिल सके बल्कि बाहरी इन्वेस्टमेंट को भी इनवाइट किया जा सके। यही वजह है कि आज सिंगापुर में बेरोजगारी की दर 1% से भी कम है, यानी काम करने वाले प्रति 100 लोगों में से 99 लोगों के पास काम है। लेकिन भारत में इस तरह से भारत की शुरुआत नहीं हुई। भारत के जो हमारे नीति नियंता थे शुरुआत में ऐसी शुरुआत नहीं की। अब अगला था कि भारत के लोगों को देखना है। वहीं सिंगापुर ने फिर देखा कि लोगों को घर मिल गया, काम मिल गया, तो फिर अगला मामला था कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक होता है। हेल्दी सिटीजन ही हेल्दी सोसाइटी और नेशन का निर्माण करते हैं। इसी सिद्धांत के मद्देनजर सिंगापुर में सभी को सस्ती हेल्थ केयर की सुविधा मुहैया कराई गई। लेकिन इसके लिए पूरा खर्च सरकार वहन नहीं करती। 1/3 खर्च सरकार देती है जबकि 2/3 खर्च लोगों से कंपलसरी लिया जाता है। यह पूरी राशि हेल्थ इंश्योरेंस पर खर्च की जाती है। सिंगापुर के हेल्थ केयर की एक विशेषता यह भी है कि
यहाँ नागरिकों की आय के अनुसार 5 कैटेगरी बनाई गई हैं। सबसे कम आय वर्ग वाले लोगों को ज़्यादा मदद दी जाती है और सबसे अधिक आय वर्ग वाले लोगों को कम मदद दी जाती है। अब ये हो गया कि भाई हेल्थ मिल गई, रोजगार मिल गया। अब जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलना था, मतलब व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त करना था। जब देश के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू की पार्टी पीपल्स एक्शन चुनाव जीतकर सत्ता में आई तो उन्होंने करप्शन फ्री सिंगापुर का नारा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त सिंगापुर देखना चाहते हैं तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जेल भेजने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए वहां ब्यूरो ऑफ करप्शन इन्वेस्टिगेशन को मजबूत और रणनीतिक रूप से मुक्त बनाया गया। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार में पकड़े जाने पर पहले विभागीय जांच होती है और फिर सस्पेंशन की कार्रवाई होती है। वहां भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जाने पर पहले जेल होती है, फिर जांच की जाती है। जांच में भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत साबित करने का दायित्व खुद आरोपी पर होता है। इसी का नतीजा है कि आज सिंगापुर भ्रष्टाचार से लगभग फ्री है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2017 की रिपोर्ट भी कहती है कि इस सूची में सिंगापुर 6ठे स्थान पर है जबकि इंडिया 81वें स्थान पर है। अब भारत में देखते हैं कि कुछ नेताओं को जो भ्रष्टाचार के आरोप में हैं उन्हें बचाने के लिए और वो जेल से बाहर जाते हैं तो उनका स्वागत सत्कार होता है बड़े शानदार तरीके से। तो भारत का जो कल्चर है ना वो बदलना होगा हमें। अगर नहीं बदलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर गए हैं, क्या सिंगापुर में जाकर ये वो सीख सकते हैं या अपने यहाँ ऐसा सिस्टम बदल सकते हैं, बना सकते हैं कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो सके जैसा कि सिंगापुर हुआ है। अब बात आई कि कैसे सिंगापुर में ये सारी चीज़ें हो गई। अब वहाँ आया इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। सिंगापुर की प्रोग्रेस में सबसे बड़ा हाथ वहाँ के प्रीमियम क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रहा है। कंसल्टिंग फर्म की कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिंगापुर सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के 231 शहरों में सबसे बेस्ट माना गया है। सिंगापुर मेट्रो की गिनती दुनिया की बेस्ट मेट्रो में होती है और इसे वहां की इकोनॉमी के लिए पावर हाउस माना जाता है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि अगर सिंगापुर मेट्रो नहीं होती या इतनी कॉम्पिटेंट नहीं होती तो पूरे देश की इकोनॉमी 1/3 हो जाती। तो सोचिए मेट्रो ने किस तरह से वहां की इकोनॉमी को बूस्ट किया। अब सिंगापुर ने क्या फायदा उठाया। सिंगापुर की जो भौगोलिक स्थिति है ना वो बड़ी लाभदायक रही। सिंगापुर मलक्का स्टेट के मुहाने पर स्थित है। यह वह स्ट्रेन है जहां से दुनिया को होने वाली समुद्री व्यापार का 40% परिवहन होता है। सिंगापुर ने अपनी भौगोलिक स्थिति का पूरा फायदा उठाया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि आज सिंगापुर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर सेंटर है। इसकी 190 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा पर कई गहरे पानी वाले बंदरगाह हैं जिनसे दुनिया के 600 से अधिक पोर्ट जुड़े हैं। इसका सिंगापुर की इकोनॉमी में करीब 15% का योगदान है। सोचिए सिंगापुर ने किस तरह से अपने जो आसपास की उसकी डेमोग्राफी थी उसको भी अपने लिए फायदेमंद बना दिया। अब बात आई आगे कि ये सब हो गया बंदरगाह से लेकर तमाम चीजें, लेकिन अब वहां की पॉलिसीज थी। सिंगापुर में शुरू से ही फ्री ट्रेड पॉलिसी को आजमाया है। यही वजह है वहां विदेशी निवेश भरपूर होता आया है जिससे देश की इकोनॉमी मजबूत बनी। UNCTAD की 28वीं इन्वेस्टमेंट ट्रेडमेंट मॉनिटर रिपोर्ट कहती है कि 2017 में फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट यानी FDI हासिल करने में सिंगापुर 8वें स्थान पर था। इस साल वहां जो 2017 का साल था वहां $58 अरब का FDI आया। FDI के फ्लो में बढ़ोतरी न केवल अच्छी इकोनॉमी का संकेत है बल्कि इसका देश के विकास पर भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। हालांकि भारत में भी FDI बहुत बढ़ी है। अब इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, विदेशी कंपनियों ने बहुत यहाँ निवेश किया है, तो ये भी बहुत बड़ा एक वो रहा। लेकिन हम जिस तरह से अभी आगे बढ़े हैं शायद उस तरह से अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस तरह से हमें बढ़ना चाहिए। हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना होगा और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर गए हैं
और उन्होंने वहाँ बहुत सारी बातें की गई हैं। सिंगापुर में उनका भव्य स्वागत हुआ, ये हम सब ने देखा। ये चीज़ें आप देख रहे हैं, हम लगातार पीछे वीडियो में दिखा रहे हैं। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि सिंगापुर से क्या सीख सकते हैं। ये देश आखिर कैसे, जहाँ लगभग हर पांचवां घर करोड़पति है, हर पांचवां व्यक्ति करोड़पति है, कैसे उन्होंने गरीबी, भुखमरी, झुग्गी झोंपड़ियों और गुलामी से निकलकर इस छोटे से देश को, जो दिल्ली के आधी दिल्ली से भी छोटा सा देश है ये, और कैसे वहां कमाल हो गया है। अब जो ये देश है, ये करीब 35 साल पहले आज़ाद हुआ। 1963 में फिरंगियों से आज़ादी मिली। तब गहन गरीबी थी, लेकिन महज 30-35 सालों में दुनिया के अमीर तरीन देशों में गिना जाने लगा। 2023 में पर कैपिटा जीडीपी के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल गया है सिंगापुर, और 2030 तक अनुमान है कि दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति इसी देश सिंगापुर में होंगे। हालांकि अब भी वहां करोड़पतियों की कमी नहीं है। इस मामले में वो अब भी दूसरे नंबर पर है। सिंगापुर के पास सऊदी अरब जैसे देशों की तरह तेल नहीं है, न ही कोई नेचुरल रिसोर्सेस है। फिर भी ये छोटा सा देश कमाल कर रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में यहां दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति यहां बसेंगे। भारत के दक्षिण पूर्व की तरफ मलेशिया पड़ता है, इसके एक तरफ दक्षिणी छोर पर पड़ता है सिंगापुर। छोटा सा द्वीप, एरिया के हिसाब से दिल्ली का बहुत छोटा है। गाड़ी से चलें तो आधे घंटे में इसे आसानी से पार कर सकते हैं एक देश को। भारत से पुराना कनेक्शन है इस देश का। ऐतिहासिक मलय दस्तावेजों के हिसाब से कलिंग के एक राजा हुआ करते थे, सुलन ने दक्षिण भारत के एक राजा चुलन के साथ मिलकर चीन को जीतने का अभियान शुरू किया था। दोनों मलय राज्य के एक द्वीप तक पहुंचे, जिसे स्थानीय भाषा में तमासेक कहा जाता है। चीन के राजा ने उन्हें रोकने के लिए एक चाल चली। उन्होंने द्वीप पर अपना एक गुप्तचर भेजा और उसके जरिए एक अफवाह फैला दी कि चीन वहां से काफी दूर है। यह सुनकर सुलन और उनकी सेना ने आगे का प्लान कैंसिल कर दिया। सुलन ने टेमासेक में ही एक राजकुमारी से शादी की और कुछ वक्त के लिए वहीं सेटल हो गए। उधर राजा चुरल की सेना भी लौट गई। इतिहासकार कहते हैं कि राजा चुलन और कोई नहीं बल्कि चोल महाराजा राजेंद्र चोल थे, जो भारत के महाराजा थे, जिनकी कहानी पर हाल ही में पेनियन सेल्वम नाम की एक फिल्म आई है। बहरहाल कहानी के अनुसार सन 1299 में राजा शुलन के वंशज राजकुमार संग नीला उतापा टामसेक द्वीप पर पधारे। यहां उन्हें एक शेर दिखाई दिया, इसी कारण उन्होंने इस द्वीप का नाम सिंगापुर रख दिया और यही नाम आगे जाकर सिंगापुर में तब्दील हो गया। बाकी एशिया की तरह सिंगापुर भी लंबे वक्त तक ब्रिटेन की कॉलोनी रहा। 11 अप्रैल 1959 ये वो तारीख थी जब सिंगापुर को पहली बार सेल्फ रूल का अधिकार मिला। हालांकि इसके कई साल बाद भी विदेश नीति को ब्रिटेन कंट्रोल करता रहा। 1959 में एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। मलेशिया की सत्ता में एंट्री हुई एक हीरो की। ली क्यान यू सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके सामने कई चुनौतियां थीं। देश की इकोनॉमी खस्ता हाल थी। हालांकि कहना चाहिए कि खस्ता हाल बना दी गई थी अंग्रेजों ने। मुजरिम वही थे जिन्होंने बाकी एशिया का हाल बेहाल किया। ब्रिटेन ने करीब 150 साल तक सिंगापुर को ट्रेड पोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया। ट्रेड किसका था? वो भी अंग्रेजों का ही था। वहीं चाय, कपास, तमाम चीजें होती थी। लेकिन इसके अलावा एक और चीज भारत से सिंगापुर होते हुए चीन भेजी जाती थी, अफीम। अफीम की आमद हुई तो लोग अफीमची होने लगे, क्राइम बढ़ने लगा, और जब ब्रिटेन को लगा कि सिंगापुर से अब उन्हें फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल गए। इसी साल में जितने बिजनेस थे वो भी सिंगापुर से कुआलालंपुर ट्रांसफर हो गए। कुल मिलाकर हाल ये हुआ कि सिंगापुर गरीब, बहुत गरीब हो गया। 1959 में यहाँ की 80% जो जनता थी वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहती थी, रहने के लिए मजबूर थी, क्योंकि वहाँ क्राइम, अफीम और जितने भी तमाम चीज़ें थीं वो सब वहाँ था। लेकिन सिंगापुर की जो ये यात्रा हुई है, और आज सिंगापुर दुनिया, एशिया का नहीं, दुनिया का टॉप देश बन गया, छोटा सा देश।
अब यहाँ के जो लोग थे, इन लोगों को झुग्गी झोंपड़ियों से निकालने का एक तरीका खोजा गया, अर्थव्यवस्था की बेहतरी। लेकिन ये होता कैसे? सिंगापुर के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो थे ही नहीं कि उन्हें बेचकर वो अपनी इकोनॉमी चलाता। ट्रेड से सारी कमाई होती थी। इसके लिए भी पड़ोसी देशों से बेहतर रिश्ते की जरूरत थी, लेकिन पड़ोस में था मलय देश, जहां मलय वर्सेस बाहरी लोगों का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। सिंगापुर में रहने वाले अधिकतर लोग चीन से आए थे, जो मलय पार्टियों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, लिहाजा सिंगापुर मुश्किल में था। प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने इसके लिए एक रास्ता निकाला। 1963 में प्रधानमंत्री ने सिंगापुर का मलेशिया में विलय कर दिया। उन्हें लगा था कि इससे सिंगापुर की दिक्कतें हल हो जाएंगी, लेकिन उल्टा हुआ। मलेशिया की सरकार ने ऐसे नियम बनाए जिनमें मलय लोगों को पक्षपाती रूप से ज्यादा अधिकार दिए गए। सिंगापुर में चीनी अधिक रहते थे, जिनको लेकर उन्हें डर था कि वो वक्त आने पर चीन की साइड ले लेंगे। बढ़ते बढ़ते दिक्कतें इतनी बढ़ गईं कि मलेशिया ने 1965 में एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी मिसाल नहीं है, और मलेशिया ने खुद ही सिंगापुर से बोल दिया कि तुम हमसे अलग हो जाओ। ली कुआन यू को मलेशिया के इस कदम से ऐसा धक्का लगा कि वो एक जगह रो पड़े। सिंगापुर के 70% लोग गरीबी के नीचे रह रहे थे। देश के पास इस गरीबी से निकलने का कोई जरिया ही नहीं था, न कोई मदद करने वाला था। फिर भी ली कुआन यू ने हिम्मत नहीं हारी और एक छोटी सी शुरुआत की। उन्होंने छोटे छोटे कैंपेन चलाए, अच्छी अंग्रेजी बोलने, घर साफ रखने जैसी छोटी छोटी मुहिम चलाई। शुरुआत में ये सब मुस्कुराकर कहा गया, लेकिन फिर जोर जबरदस्ती शुरू हो गई। च्युइंगम चबाकर जमीन पर फेंकने के जुर्म में 100 करोड़ों की सजा दी जाने लगी। चोरी चकारी या ड्रग्स के धंधे करने वालों की खैर नहीं रही, उन्हें जेल में ठूंसा जाने लगा। यह सब करने के पीछे ली कुआन यू का तर्क था कि जब तक कानून का राज न होगा, देश आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता। इस चक्कर में उन्होंने प्रेस की आजादी पर भी लगाम लगा दी। जिसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसकी संपत्ति कुर्क कर दी गई। इस सब का अंजाम हुआ कि ली कुआन एक डिक्टेटर में तब्दील हो गए। देश में इलेक्शन होते थे, लेकिन नाम के। हर बार सिर्फ एक ही पार्टी की जीत होती थी, ली कुआन की, पीपल्स एक्शन पार्टी। जल्द ही उनका सिंगापुर पर एक छत्र राज हो गया। सवाल उठ सकता है कि लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं किया, लेकिन इसका जवाब है एक वो जिन लोगों ने कभी लोकतंत्र जाना ही नहीं, उन पर लोकतंत्र जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता, और वो ईमानदारी से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस वजह से ली कुआन ने देश को आगे बढ़ाया। लोग सुरक्षित होने लगे, लोगों के पास पैसा आने लगा, लोगों के पास खाने के लिए चीजें होने लगी। समाजवाद और पूंजीवाद को एक साथ जोड़ा गया। ली कुआन का अंदाजा था कि जब तक देश आर्थिक प्रगति करेगा, तब तक ज्यादा लोगों को अधिकार की परवाह नहीं होगी। भूखे पेट क्रांति नहीं होती, सरीखी बातें वहां होने लगी। अपनी बात सिद्ध करने के लिए कुआन ने कई कदम उठाए। यहां पर एक बात और है कि पूंजीवाद में फ्री मार्केट का जो सिद्धांत चलता है, सिंगापुर की सफलता को उसका चमकता उदाहरण माना गया। यह बात सही है। ली कुआन ने शुरुआत से सिंगापुर में उद्योगों को प्रमुखता दी। टैक्स दर बहुत न्यून रखती गई। आसान दरों पर लोन मुहैया कराए गए, जिसके कारण बिजनेस खूब फलने फूलने लगा। लेकिन इस सब से पहले उन्होंने कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिन्हें समाजवाद के साथ जोड़कर देखा जाता था, और ये कदम थे 1966 में सरकार जमीन अधिग्रहण कानून ले आई। जमीन खरीदकर उस पर सरकारी मकान बनवाए गए ताकि लोगों को सस्ती दरों पर अपना घर खरीद सकें। इसके लिए एक अलग स्कीम भी शुरू की गई ताकि लोग बचत करना शुरू करें। हर कर्मचारी की जो 25% तनख्वाह सरकारी सेविंग स्कीम में डाल दी गई, जिसमें सरकार अपनी ओर से भी उतनी ही रकम देती थी। इस स्कीम के चलते सिंगापुर के 80% नागरिकों को अपना घर मिला, और बचत के मामले में सिंगापुर दुनिया का अग्रणी देश बन गया। इसके बाद बारी आई बिजनेस की, और बिजनेस में जो शर्तें रखी गई, फॉरेन कंपनीज को सिंगापुर में आमंत्रित किया गया। ठीक इसी वक्त चीन में माओ द्वारा चलाई जा रही सांस्कृतिक क्रांति का फायदा सिंगापुर को मिला। निवेशकों ने हांगकांग और ताइवान से पैसा निकालकर सिंगापुर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बाकी इलाकों से इन्वेस्टर्स का आना और बिजनेस समर्थक नीतियों के चलते महज 10 साल के अंदर सिंगापुर में बेरोजगारी दर लगभग 0 पर पहुंच गई। इस दौरान सिंगापुर ने हर साल 9% की अविश्वसनीय दर से विकास जारी रखा। अक्सर जिस सिस्टम में सरकारी ताकत बहुत ज्यादा होती है, वहां भ्रष्टाचार भी पनपने लगता है। लेकिन ली कुआन ने भ्रष्टाचार की रोकथाम की
उपाय खोजे। उन्होंने सरकारी अधिकारियों की तनख्वाह खासी ऊंची कर दी और सख्त कानून बनाए ताकि भ्रष्टाचार के लिए कम से कम इंसेंटिव मौजूद हो। देश में धार्मिक और भाषाई समन्वय बनाने के लिए उन्होंने सरकार को सेकुलर रखा। लोगों को धर्म पालन की आज़ादी दी गई। मलय, मैंड्रिन और तमिल जैसी सभी भाषाओं को राजकीय भाषा की संज्ञा दी गई और इनमें अंग्रेजी भी जोड़ दिया ताकि सबके पास एक ऐसी भाषा हो जिसमें सब संवाद कर सकें। इन तमाम कदमों ने देश में शांति का माहौल बनाया। शांति से व्यापार को पनपने का मौका मिला और महज 3 दशक के अंदर सिंगापुर एक विकसित देश बन गया। 21वीं सदी में सिंगापुर व्यापार के मामले में एक रोल मॉडल माना जाता है। शिपिंग, पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में अव्वल होने के चलते 54 लाख की जनसंख्या वाले इस देश में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा करोड़पति तैयार हो गए। अब सिंगापुर आखिर एकदम से ये स्वर्ग टाइप कैसे बन गया, इसकी कहानी क्या है? नहीं, लेकिन अभी तक जब आप अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसी चीज़ों को महत्व देते हो, क्वान ली सिंगापुर के हीरो माने जाते हैं, लेकिन 2020 में उनके बेटे ने यह कहते हुए चुनाव में उतरने से इनकार कर दिया कि सिंगापुर को एक और ली की जरूरत नहीं है। ली ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि कई सालों की आर्थिक प्रगति के बाद सिंगापुर की जनता को एहसास हुआ कि इस दौरान उन्होंने आज़ादी का एक हिस्सा गिरवी रख दिया है। इन सालों में क्वान ली प्रेस की आज़ादी का लगातार दमन किया था। तानाशाहों की तरह उन्होंने अपने विरोधियों को चाहे मारा हो, कानूनी पचड़े में फंसाया हो, उन्हें दिवालिया बनाने की कगार पर पहुंचाया हो, जरूरत से ज़्यादा है। लोकतंत्र की हालत यह रही कि दशकों तक सिंगापुर में सिर्फ एक पार्टी का राज रहा। इन वजहों से एक आलोचक और डिज्नीलैंड विद डेथ पेनल्टी की संज्ञा दी गई। इसके अलावा सिंगापुर की आर्थिक प्रगति का एक स्याह पहलू भी है। ये नाम भाई बहुत सारी ऐसी चीजें रहीं, लेकिन जो भी वहां लोग रहे उन्होंने सिंगापुर को ईमानदारी से बढ़ाया, ना कि अपना घर भरा। जैसे हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो अपना घर भरने में लगे हुए रहते हैं। अब घर भरने के लिए जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? उनसे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि घर भरने वाले लोग भ्रष्टाचार करेंगे। हमारे यहाँ परिवारों की सत्ता है और परिवारों की सत्ता कभी देश के लिए आगे नहीं बढ़ सकती। सिंगापुर यही नहीं, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की रैंकिंग में सिंगापुर बीते 5 सालों से दुनिया का सबसे महंगा शहर भी बन गया है। लेकिन सिंगापुर की कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय ऐसा था जब भारत, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार की तरह सिंगापुर भी एक ब्रितानी उपनिवेश हुआ करता था। सिंगापुर पे बम बरसाए गए, सिंगापुर युद्ध का मैदान रहा। ये बात दूसरे विश्व युद्ध के दिनों की है। सिंगापुर के जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था क्योंकि सिंगापुर में ब्रितानी सेनाओं की भारी मौजूदगी रहती थी। लेकिन साल 1942 में जापान ने ब्रिटेन को शर्मनाक अंदाज में हरा दिया। तब ब्रितानी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इस हार को ब्रितानी इतिहास का सबसे बुरा नुकसान और सबसे बड़ा आत्मसमर्पण बताया था। लेकिन 1944-45 में अमेरिकी विमानों ने जापान के कब्जे वाले सिंगापुर पर हमला बोल दिया। इस हमले में सिंगापुर पर जोरदार बमबारी की गई जिससे वहां के व्यापारिक बंदरगाहों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। तो सिंगापुर ऐसे ही नहीं है, सिंगापुर ने बहुत कुछ झेला है। जापान के कब्जे वाले दिनों में सिंगापुर की आबादी को तमाम प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। एक्सेलेंसी, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे
सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। एक्सेलेंसी, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है।